गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने एक चीज़ समझनी है। जैसे देखिए क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर पर जैसे क्या है, एयर है, एयर। अब इस एयर में जो मेनली होती है, जैसे एयर है उसका जो मेन पार्ट होता है उसमें क्या है, N2 और O2। ठीक है। अब आपको एयर कैसी दिखाई देती है, कलरलेस दिखाई देती है ना। जबकि होता क्या है, देखिए जैसे एक रिएक्शन देखिए आप, N2 प्लस O2 इक्वल्स टू NO2 फॉर्म हो रही है जैसे। ठीक है। अब जो ये NO2 फॉर्म हो रही है, ये NO2 क्या होती है, जो ये NO2 बन रही है देखिए, एक तो क्या है, ये वेरी टॉक्सिक है, वेरी टॉक्सिक, एंड क्या है, कलर्ड है, कलरफुल गैस है। एक तो टॉक्सिक है, दूसरा कलरफुल गैस है। ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया जब N2 और O2 मिलकर NO2 फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और ये NO2 जो है वो क्या है, टॉक्सिक है और कलरफुल गैस है, तो फिर एयर एयर कलरलेस कैसे हो रही है, एक तो है ना, एयर क्या हो रही है आपकी, कलरलेस कैसे हो रही, और दूसरा ये एयर टॉक्सिक क्यों नहीं हो रही। इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कोलिजन थ्योरी को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कोलिजन थ्योरी में। ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी को समझने से पहले हमें एक कार एनालॉजी को समझना है। किसको समझना है, कार एनालॉजी को। तो कार एनालॉजी में क्या होता है समझिए, इसको ऐसे समझिए। देखिए ये बच्चों वाली जो भी कार ली हैं उससे समझ में आएगा आपको। जैसे ये एक कार है रेड, और ये है देखिए, अब ये दोनों कार आमने सामने से आ रही, बिल्कुल ये तो ये जो कोलिजन है, इससे पहला जो कोलिजन इसमें हो रहा है, इस कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, अ हेड ऑन कोलिजन, अ हेड ऑन कोलिजन। देखिए इसमें कंडीशंस है, तो ये पहली कंडीशन है हेड ऑन कोलिजन की। इसमें क्या है, जो बोथ कार है, द स्पीड द स्पीड ऑफ बोथ कार इज वेरी हाई, वेरी हाई। मतलब कि समझ लीजिए ये दोनों कार क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे के सामने से आ रही हैं। देखिए अब देखिए दोनों कार क्या है कि ये ऐसे क्या स्पीड है इनकी आने की, 150 किलोमीटर आवर की स्पीड से आके आपस में आ रही हैं। तो इसमें जो कार का डैमेज है, उस कार के डैमेज को सबसे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इसी कंडीशन पे होगा जबकि इनमें हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब आमने सामने की टक्कर होगी। ठीक। और दूसरा दोनों कार की स्पीड क्या हो, 150 किलोमीटर पर आवर हो, यानी कि वेरी हाई हो। अब दूसरा केस हो सकता है, देखिए दूसरा केस हो सकता है कि कार की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाए। दोनों कार की जो स्पीड है अब 150 की बजाय क्या हो जाए, 15 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों कार आ रही हैं ऐसे, देखिए ऐसे आ रही हैं दोनों कार और ऐसे टकरा रही हैं, लेकिन जो स्पीड है वो बहुत कम है, टक्कर तो आमने सामने की है ना, लेकिन स्पीड क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर की जगह पर 15 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर डैमेज जो होगा, डैमेज वो सबसे कम होगा। एक थर्ड कंडीशन भी है इस पर भी। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों कार आमने सामने से आ तो रही हैं, स्पीड भी दोनों की 150 है, लेकिन टक्कर ऐसी वाली हो रही है। ठीक है। थर्ड कैसा है, स्पीड दोनों कार की 150 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो टक्कर हो रही है वो हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा आमने सामने का, बल्कि ऐसे क्रॉस कोलिजन हो रहा है ऐसे, ये समझ गए। तो इसमें भी नुकसान तो डैमेज तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी तरह नहीं होगा, हेड ऑन कोलिजन की तरह। तो ये कार एनालॉजी में आपने एक चीज़ समझी कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आई वांट
both these car completely damaged, तो इस कार को कंप्लीटली डैमेज होने के लिए हमें यहाँ पर को दो चीज़ ज़रूरी है। नंबर वन कि एक तो उनकी स्पीड, और नंबर टू क्या क्या कहते हैं, उनका ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर को ये बात समझिए, कंडीशंस फॉर टोटल डैमेज। तो कार की टोटल डैमेज के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, एक तो यह है उसकी स्पीड, और दूसरा उसका ओरिएंटेशन। ये ध्यान देना आपने, एक स्पीड और दूसरा ओरिएंटेशन। देखिए स्पीड में क्या होगा, देखिए नंबर वन, एक तो लिखेंगे स्पीड ऑफ द कार शुड बी इनफ, यानी कि हाई होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन, शुड बी प्रॉपर, ठीक है। तो ये दो बात जरूरी है कार डैमेज के लिए। तो जैसे आपने कार एनर्जी में समझा कि एक तो स्पीड हाई होनी चाहिए, दूसरा जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, टक्कर है वो आमने सामने की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि कोलिजन थ्योरी क्या है आपकी। व्हाट इज कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में क्या है, देखिए दो साइंटिस्ट है, देखिए सुनिए क्या, जो कोलिजन थ्योरी है, विच was developed by Max Trautz, Trautz, एक साइंटिस्ट थे मैक्स ट्रॉस्ट, एंड विलियम लुइस दूसरा साइंटिस्ट था। तो एक साइंटिस्ट था मैक्स ट्रॉट्स, दूसरा था विलियम लुइस, ठीक है। इन्होंने एक ने तो कब दी 1916 में, और दूसरे ने 1918 में प्रोवाइड अ ग्रेटर इंसाइट into the energetic, energetic and mechanistic, energetic and mechanistic aspect of reaction। और ये किस पे बेस्ड होगी, जैसे लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एक तो क्या नाम हुआ आपका पढ़ा, एक तो आपके हुए मैक्स टॉड्स और विलियम लुइस, इन्होंने ये प्रोवाइड करी 1916 में और 1918 में, और ये किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी पे बेस्ड है आपकी ये। अब जैसे देखिए कंडीशन फॉर टोटल डैमेज के लिए था कि एक तो स्पीड ऑफ द कार शुड बी इनफ, और दूसरा था ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन शुड बी प्रॉपर। तो ये जैसे कार के मैक्सिमम डैमेज के लिए ये दो कंडीशन जरूरी हैं, तो वैसे ही कोलिजन थ्योरी में आपका है कि पहले आप कोलिजन थ्योरी को समझ लीजिए। क्या है कोलिजन थ्योरी, में है देखिए, द कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट when suitable
particles of the reactant hit each other, only a certain percentage of the collision causes any noticeable or significant chemical change. These successful change are called as successful collision. यानी कि क्या है, जो सक्सेसफुल कोलिजन उनका मतलब वो कोलिजन जिसमें कि क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका. देखिए द इसके बाद एक होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जरा समझना आप यहाँ पर को. द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. और इसको जेड से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पर कोई इससे जेड ए बी से भी रिएक्शन करते हैं जब रिएक्टेंट ए और बी हो. ठीक है, तो द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको दिखा रहे हैं हम जेड से. अब एक बात समझनी है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रहे हैं, तो देखिए द वैल्यू ऑफ दिस कोलिजन इज़ वेरी हाई. कोलिजन जब होते हैं उनकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. एक एग्जांपल से समझिए, एट नॉर्मल टेम्परेचर इन अ गैसेज सिस्टम द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज 10⁻25 to 10⁻28 अप्रोक्स. जो इनकी कोलिजन होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, 10⁻25 से 10⁻28 के. ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं कार एनालॉजी से. देखिए जैसे कार एनालॉजी में ज़रूरी था कि दो कंडीशन ज़रूरी थी, एक तो स्पीड ऑफ द कार शुड बी इनफ, और दूसरा था ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन शुड बी प्रॉपर. तो वैसे ही सक्सेसफुल कोलिजन के लिए कंडीशन जो होती है, कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कोलिजन, दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है. जैसे वहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर कोई एनर्जी फैक्टर है, और जैसे वहाँ पर ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का टक्कर किस तरह से हो रही है ओरिएंटेशन पर यहाँ पर भी डिपेंड कर रहा है. इसलिए हमने इसको कंपेयर किया था कार एनालॉजी से. ठीक है, अब देखिए जो कोलिजन्स होता है, बेसिकली कोलिजन दो तरह का हो रहा है, एक इफेक्टिव कोलिजन और एक इनइफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन बोले तो क्या हो जाएगा, अ कोलिजन बाय विच अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और अ कोलिजन दैट result in a chemical reaction is called as an effective collision. यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म अगर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो कोलिजन है ये इफेक्टिव कोलिजन है. अगर अ कोलिजन दैट डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उस समय हम बोलेंगे ये जो कोलिजन है ये इनइफेक्टिव कोलिजन है. तो हमने ये एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर को समझने से पहले हमने दो बात को समझ लिया, एक तो इफेक्टिव कोलिजन और एक इनइफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, अब हम समझेंगे एनर्जी फैक्टर को. तो देखिए एनर्जी फैक्टर को कैसे समझेंगे, समझिए जो आपका एनर्जी फैक्टर इसको समझना है, तो इसमें देखिए समझ से पहले, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स नीड टू हैव फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. वो कम से कम एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली एनर्जी या देहली एनर्जी. इसको यहाँ पर इस कर्व से आपने समझना है. ठीक है, यहाँ पर को जो हम कर्व ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे तो हम ले रहे हैं प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ये एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो आपको ये कर्व दिख रहा है, देखिए इस तरह का कर्व है, ये रेड लाइन से ये जो बना रखा है, ये कर्व दिख रहा है आपको ऐसे, ये कर्व है. अब इस कर्व में दो तीन बातें जरूरी हैं. देखिए एक तो यहाँ पर ये बात समझ ली, जो ये रिएक्शन स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, जीरो वाले पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की पहले से ही अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी है. ये जो गैप है, ये वाला, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ऐसे ही यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इससे प्रोडक्ट की जो हुई, इससे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा अब देखिए जो
रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी थी, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हाईएस्ट जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट, इस बीच ये जो डिस्टेंस हो गई, ये समझिए, इसे इसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए से इसको डिनोट कर रहे हैं और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहला रही है। समझ में बात? जो मैक्सिमम पीक पॉइंट है वहाँ से लेके जो इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट की, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, उस डिस्टेंस को, ये इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, जो इनिशियल एक्टिवेशन वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसको जोड़ के बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मतलब जब कोई मॉलिक्यूल की कोलिजन हो रही है तो उसके लिए यहाँ से देखिए, ये जो पीक पॉइंट है, ये नीचे से लेके ये पीक पॉइंट तक की, इसको जो एनर्जी को हम बोलेंगे, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब समझना है आगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है आपकी, जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको आपने समझना है। इससे तो यहाँ पर को सिंपल सी बात हो जाएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी आपने पीछे कार्व में देखा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हो रही है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, उसको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। अब इसको किसी मॉलिक्यूल के केस से समझना है। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, जैसे एक रिएक्शन होनी है, जैसे A2 प्लस B2 दोनों गैस फॉर्म में है, इससे बनना है ट्वाइस AB, ये ठीक है। तो A2 प्लस B2 से ट्वाइस AB बन रहा है एक रिएक्शन में। तो जब यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग दिखा रखी है, A के बीच की, ये A के बीच की बॉन्डिंग दिखा रखी है आपको ये, ठीक है। यहाँ पर को BB के बीच की बॉन्डिंग दिखा रखी, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जब इन पर होगा, पहले A का बॉन्ड ब्रेक होगा वाला, फिर BB का वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और A और B के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी ये। अब इन दोनों के बीच में बिटवीन प्रोसेस क्या है, इन दोनों के बीच में कि एक इंटरमीडिएट वाली फॉर्म आएगी, जिस समय क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा जिस समय, बताइए, कि ए और बी के बीच फॉर्मेशन भी शुरू हो रही है और इसके ए और ए के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ऐसे यहाँ बी और बी के बीच की बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी और ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो ये जो पोजीशन आती है बीच में, इंटरमीडिएट स्टेट आती है, इसको इंटरमीडिएट स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको ये ध्यान देना। और एक और बात समझ लें यहाँ पर छोटी सी, जो इंटरमीडिएट स्टेट है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली स्टेट है, उसकी जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की एनर्जी से और प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बात समझे। अब इसको फिर कर्व से समझते हैं। जैसे देखिए, फिर इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, इस तरह का कर्व आपको मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह के कर्व में आप समझ रहे हैं कि ये जो हो गया है, देखिए फिर वही बात है कि ये जीरो से कब शुरू नहीं हो रहा है, किसी जगह से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी हो गई, रिएक्टेंट की हो गई, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गई पोटेंशियल एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की। और इससे जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है वहाँ से लेके ऊपर टॉप मैक्सिमम जो है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी हो गई और ये कहलाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। आगे बात समझे। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी को। अब अगर एक ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो वो उन रिएक्शनों में क्या होता है, जैसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू टाइप का देखिए, यहाँ पर को फिर देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, इधर एक्स एक्सिस पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह का कर्व मिल गया आपको, ये ऐसा ऐसा कर्व मिल गया, ठीक है। इस पर ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट बना रखा मैंने, ये दो पॉइंट, ये कहलाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड हो गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई इसकी वाली, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। तो इस पर आपको समझना है कि देखिए नोट लिखा है नीचे से कि फॉर मोर देन वन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिस रिएक्शन पे एक से ज़्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसके लिए हमने एक कर्व ले लिया। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पर को आती है कि साहब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आपने समझना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब अ कलेक्शन, सॉरी, अ कोलिजन ऑफ इंटरमीडिएट्स स्ट्रक्चर
a collection of intermediate structures in a chemical reactions that persist while bonds are breaking and new bonds are forming। अभी आपने पीछे देखा था कि क्या होता है, जब क्या होता है कि जब रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तो ब्रेक करेंगे और आपस में क्या करें, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे, यानी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो उसमें एक बीच में एक पोजिशन आ रही है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बहुत लाइन है, इसको कई जगह पर एक कंसेप्ट काम करेगा। द लाइफ स्पान ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एक एनालॉजी से समझेंगे, हिल एनालॉजी से इसको हम समझ सकते हैं इस बात को। देखिए हिल एनालॉजी में क्या है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये पहाड़ है एक आपका, ये ऐसे एक पहाड़ है यहाँ पर को, ठीक है, और ये एक बॉल रखी है, फुटबॉल रखी है, ठीक है। अब इस फुटबॉल को किक मार के हमने यहाँ से इस साइड पहुँचाना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम ऐसे पहुँचा सकते हैं ना, ये किक मार के, तो क्या होगा यहाँ पर को सम काइंड्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन रिक्वायर्ड, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर को कि जिससे कि ये बॉल यहाँ से किक मार के इसके ऐसे करके ऊपर से इस पार चले जाए, ठीक है। तो सेम बात मॉलिक्यूल्स के लिए भी आएगी। इफ द मॉलिक्यूल्स हैव द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी देन प्रोडक्ट कैन फॉर्म्ड, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली पोजीशन आती है और वहाँ तक की जो डिस्टेंस, जो रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे लेके उस टॉप पॉइंट तक की जो पोटेंशियल जो एनर्जी हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी से डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो रही है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, समझ गए। अब बेसिकली यहाँ पर को दो तरह की रिएक्शन आती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है। पहले हम कर्व ले रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से गलत बन गया था कर्व, पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ऊपर से निकल के यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ये ऐसे स्टार्ट करना है, उस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ से आपने ये कर्व लिया ऐसे, ये ऐसे आपने कर्व लिया, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट हो गई, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट हो गई, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई यहाँ पर कोई, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है चला, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, जहाँ पर को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट की, वहाँ से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक। और नीचे से ये पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर देंगे तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी कहलाएगी, पता है आपको। अब एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये होना है, ध्यान दीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व, ये हाइट ज़्यादा है और ये हाइट कम है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस जो लेंगे, डिफरेंस बोल रहा हूँ, डेल्टा एच, ये चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी आपको यहाँ पर आएगी निगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की ज़्यादा रिएक्टेंट से तो रिएक्टेंट नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगी, और डेल्टा एच निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है साहब। ऐसे ही अब दूसरा केस आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्शन देखिए उल्टा हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फिर से देखिए एक बार। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो क्या था, रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी। एंडोथर्मिक में इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, आप देखिए अच्छे से इसको। एंडोथर्मिक में ये हो जाएगा, ये आपका ग्राफ शुरू हुआ, इधर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका कर्व शुरू हुआ, कर्व यहाँ नीचे से शुरू हुआ है, देखिए इसको ध्यान दीजिए। ये तो पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की लो है और पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की यहाँ पर को ज़्यादा है, और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये वाली, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट लेस देन पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और माइनस रिएक्शन, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम है तो कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद